हरित क्रांति का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। ये आपके सेकंड पेपर जो है उसमें आती है, ठीक है, भारत के भूगोल में। तो भारत में हरित क्रांति क्या है, ठीक है, इसके क्या प्रभाव पड़े, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो हरित क्रांति पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जैसे 1966-67 जो है, ठीक है, 1966-67 का आसपास जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे भारत के, उस समय की बात है। उस टाइम क्या हुआ था, भारत में जो कृषि उत्पादन था, ठीक है, वो बहुत कम था और अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी और खाद्यान्नों की कमी उत्पन्न हो गई थी इस टाइम, ठीक है। तो भारत को दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था अनाज खाने के लिए, जैसे गेहूँ चावल वगैरह, ठीक है। तो ऐसी समस्या पैदा हुई। तो और दूसरा ऊपर से हो गया पाकिस्तान और चीन से युद्ध और चल रहा था उस टाइम, ठीक है। तो उस टाइम बहुत बड़ी संकट में फंस गया था भारत, खाद्यान्न संकट में। तो भारत ने फिर क्या किया था, कुछ ऐसे उपाय किए थे जिनसे भारत में उत्पादन तेज़ी से बढ़ा, ठीक है। कृषि उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा था उसके बाद 1966-67 के बाद। उसे हम हरित क्रांति बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया मैंने आपको, और अभी जो हम यहाँ बुक में जो लिखा हुआ है उसके बेस पे पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई आधारित, ठीक है, तीन चीज़ें थी इसमें मेन। मैं आपको अभी बताया था सुधार किए थे 1966-67 के आसपास भारत में, ठीक है। तो सुधार मेन जो सुधार थे वो कई सारे थे, लेकिन उनमें से मेन तीन थे। एक तो बीज हाई क्वालिटी के, ठीक है, मतलब अच्छी क्वालिटी के बीजों को विकास किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है। दूसरे देशों से मंगाया गया, जैसे मैक्सिको है, अमेरिका है, वहाँ से गेहूँ की कुछ अच्छी क्वालिटी वाले बीज मंगाए गए, ठीक है। दूसरा उर्वरक का प्रयोग, जैसे हम यूरिया वगैरह डालते हैं खेतों में आप लोग, तो यूरिया वगैरह का यूज उससे पहले गोबर वगैरह की जो खाद है नेचुरल वही यूज होती थी। उसमें क्या होता है, वो खाद अच्छी तो होती है लेकिन उसमें उत्पादन कम होता है, जबकि यूरिया वगैरह का यूज़ करने से उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये सबसे पहले किया गया हरित क्रांति के टाइम पे, ठीक है। वर्तमान में तो हर कोई सारे के सारे इसको यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम इसका यूज़ शुरुआत हुई थी भारत में, ठीक है, इसकी रासायनिक उर्वरकों की। तीसरा इसमें पॉइंट है सिंचाई आधारित कृषि। वर्तमान में नहरी सिंचाई जो है, कुओं से सिंचाई करते हैं लोग, ये तो अब देख सकते हैं हम, लेकिन उस टाइम पे ही सिंचाई वगैरह का इतना विकास हुआ नहीं था नहरों वगैरह का, ठीक है। तो पंजाब हरियाणा जो इलाके हैं उन इलाकों में सिंचाई का विकास किया गया है, सिंचाई। तो ये जो तीन पॉइंट्स है, बीज, सिंचाई और उर्वरक, ये तीनों चीज़ें जो है ये एक उस टाइम सुधार किए गए थे तीन, ठीक है। इनके कारण क्या हुआ, पर कृषि का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा था, इसे हम हरित क्रांति बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 1966-67 में पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले, ये जो एरिया है ये सटे हुए हैं पास पास। पंजाब हरियाणा तो पास है ही, इनके पास में जो राजस्थान का पार्ट है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया, और यूपी का जो पश्चिमी वाला पार्ट ये भी हरियाणा से सटा हुआ है। तो ये जो इलाके हैं भारत के, आपको मैप में देखना है इनको। तो ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में क्या हुआ था, ये सारे सुधार अपनाए गए थे। मैंने आपको 3 सुधार बताए थे अभी, ठीक है। ये सुधार इन इलाकों में अपनाए गए थे। कब अपनाए गए थे, 1966-67 में, ठीक है। इन सुधारों के फलस्वरूप क्या हुआ, इन इलाकों में उत्पादन तेजी से बढ़ा था, उसे हम हरित क्रांति कह देते हैं, ठीक है। हरित वर्ड इसको क्यों दिया गया है, क्योंकि ये कृषि से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो इस कारण से इसको हरित वर्ड दिया गया था, ठीक है। हरित क्रांति, क्रांति का मतलब होता है कोई भी चीज़ अचानक से तेज़ी से घटित होती है, यह होता है कोई भी काम, उसको क्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो हरित इसलिए इसका लगा दिया क्योंकि ये कृषि उत्पादन से जुड़ी हुई है, ठीक है। दूसरा, ये उत्पादन तेज़ी से बढ़ा था, इस कारण से इसको हरित क्रांति बोल दिया, ठीक है। नाम भी आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे इसमें लिखा हुआ है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गेड ने किया था। तो ये अमेरिका का कोई डॉक्टर था विलियम, उसने इस वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया था। ये जीके का क्वेश्चन हो गया आपके, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। आगे हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के तत्वाधान में बोने फसल वाली गेहूँ की एक नई किस्म का विकास किया गया। मैंने आपको अभी बताया था हरित क्रांति में 3 चीज़ों का यूज़ होता, बीज का, ठीक है, और सिंचाई का और उर्वरक का। तो जो बीज की नई किस्म बनाई थी जिससे क्या अधिक उत्पादन होता है, वैज्ञानिकों ने विकसित की थी, ठीक है। तो ये किस्म बनाई थी फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन, ये संस्था है जो ये काम करती है बीज वगैरह विकास करने का। तो इन्होंने ये बनाई थी, ठीक है, बोने फसल वाली गेहूँ की किस्म, ठीक है। इसके बाद पारंपरिक किस्मों से अधिक उत्पादन, इसी जो ये किस्म थी, इसकी क्या विशेषताएं थी, ये इससे उत्पादन अधिक होता था, ठीक है। पुरानी जो किस्म थी उनकी तुलना में इससे उत्पादन अधिक होता था, ठीक है। दूसरा, इसकी विशेषता थी मौसमी परिवर्तन से कम प्रभावित होती थी,
अगर मौसम भी चेंज हो रहा है, मान लो किसी साल बारिश कम हुई या गर्मी ज़्यादा पड़ गई या सर्दी ज़्यादा पड़ गई, तो उससे क्या होता था, इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, फिर भी उत्पादन अच्छा होता था। आप लोग देखते होंगे कई बार फसलें ख़राब हो जाती है, जैसे पाला पड़ गया या कोई गर्मी तेज़ पड़ गई, ज़्यादा बारिश हो गई, तो उससे क्या होता है, फसलें ख़राब हो जाती है, ठीक है, फसलों को नुकसान हो जाता है, कई बार सूखा पड़ जाता है। लेकिन ये जो किस्म थी, ठीक है, नई जो किस्में विकसित की थी इन्होंने, रॉक फेलर और फोर्ड फाउंडेशन ने गेहूँ की एक नई किस्म की विकसित की। इसमें क्या होता था, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता मौसम का, ठीक है, परिवर्तन होने से। और दूसरा इसकी विशेषता थी शीघ्र तैयार होने वाली किस्म, ठीक है, मतलब जल्दी पकती थी, टाइम भी इसमें कम लगता था। चौथी इसकी विशेषता थी उर्वरकों के साथ अनुकूली प्रतिक्रिया, मतलब अगर उर्वरक डालोगे तो ये बहुत अच्छा उत्पादन देती थी, तो उसके साथ अनुकूल प्रतिक्रिया दर्शाती थी। तो ये सारी विशेषता थी इस किस्म की। इसी कारण से तेज़ी से उत्पादन बढ़ा था भारत में, ठीक है। हरित क्रांति मैंने आपको समझा दिया क्या होती है। हरित क्रांति के अंदर 3 चीज़ें थी मेन रूप से। एक तो अच्छे क्वालिटी के बीज, एक खाद का यूज़ हुआ सबसे पहले, ठीक है, सिंचाई का यूज़ हुआ, तो ये सारी चीज़ें थी, 3 चीज़ें। तो इसमें से जो किस्म थी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो किस्म जो है इसमें ये 4 इसकी विशेषताएं थी इस किस्म की, नई किस्म, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं और आगे लिखा है इसमें, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभावों के कारण इस कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग एक वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक। उनको 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। आप कहोगे शांति का पुरस्कार इसे क्यों दिया गया? इसका कारण ये है क्योंकि विश्व शांति, अगर खाद्यान्न की सुविधा सारे लोगों को मिल जाएगी तो उससे क्या होगा, विश्व में शांति आएगी। क्योंकि भूखमरी और खाद्य में कमी होने से लोग आपस में झगड़ते हैं, ये सही है बात, ठीक है। इस कारण से इसको विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार दिया। इससे विश्व में शांति हुई, विश्व में समृद्धि आई, ठीक है। इस कारण से क्योंकि उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा था, इसलिए लोगों को खाने पीने की आवश्यकता लोगों की पूरी हुई। ये बर्ड लेवल पे थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नॉर्मन बोरलॉग जो थे बर्ड लेवल पे थे। बर्ड लेवल पे उस समय कई सारे देशों में उत्पादन तेज़ी से बढ़ा था। भारत में उसको हरित क्रांति बोल दिया, लेकिन बर्ड में और जगह पे उनका कुछ और नाम रखा होगा उन्होंने। तो ये नॉर्मन बोरलॉग थे, ये पूरे बर्ड लेवल में इस क्रांति के जनक थे, ठीक है। जो उत्पादन बढ़ा था बर्ड लेवल में उसके जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत स्वामीनाथन ने की थी, ठीक है, MS स्वामीनाथन। दोनों को अलग अलग याद रखना है। ये बर्ड लेवल पे थे, ये MS स्वामीनाथन जो है इंडियन लेवल पे थे, ठीक है। ये भी कृषि वैज्ञानिक थे, भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे स्वामीनाथन, ठीक है, याद रखना आपको। तो ये जो है उसको बोलते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहले हरित क्रांति जो भारत में आई थी वो ये लेके आए थे, ठीक है, आपको याद रखना। MS स्वामीनाथन जी के में आते हैं क्वेश्चन। एक अगला है नॉर्मन बोरलॉग जो बर्ड लेवल पे थे, ठीक है। अब हम देखेंगे हरित क्रांति जो है इसके क्या प्रभाव पड़े। कोई भी चीज़ होती है उसके प्रभाव 2 तरह के होते हैं। एक तो सकारात्मक प्रभाव, मतलब पॉजिटिव, जिनसे हमें फ़ायदा होता है। दूसरा होता है नकारात्मक प्रभाव, जिनसे हमें नुकसान होता है। तो इसके क्या प्रभाव पड़े हरित क्रांति के, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, मतलब इसके पॉजिटिव इफेक्ट, क्या फ़ायदा हुआ भारत को, भारत के लोगों को, भारत के किसानों को, ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ ये हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला फ़ायदा यहाँ पे लिखा हुआ है गहन कृषि उत्पादन प्रणाली का विकास। गहन कृषि का मतलब होता है जैसे कुछ लोग साल में खेतों में एक फसल बोते हैं, कुछ लोग साल में 2 बोते हैं, कुछ लोग 3 बोते हैं। तो अगर ज़्यादा फसल बोएंगे तो उसको बोलते हैं गहन कृषि। तो गहन कृषि का विकास हो गया, ठीक है। गहन कृषि का विकास कैसे हुआ, मैंने आपको बताया था, बीज अच्छी क्वालिटी के मिल गए। दूसरा उर्वरक, सिंचाई, तो इस सिंचाई का विकास हुआ और खादों का विकास हुआ। इस कारण से खेतों में उत्पादकता बढ़ गई, ठीक है, खेत अधिक पैदावार पैदा होने लगी खेतों में। इस कारण से गहन कृषि का विकास हुआ। जैसे सिंचाई का विकास होने से साल में 3-3 फसलें लेने लगे लोग, ठीक है। अगला है खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि। मैंने आपको बताया था हरित क्रांति में 3 राज्यों में हुई थी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा। तो यहाँ पे खाद्यान्नों का उत्पादन मतलब गेहूँ, चावल, ऐसी फसलें वही किसानों ने यहाँ पर, तो उनका उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि बहुत तेज़ हुई और खाद्यान्न क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई, ठीक है। हरित क्रांति में और भी फसलें होती है, लेकिन वो फसलें इसमें यूज़ नहीं की गई थी। जैसे मोस्टली गेहूँ, चावल वगैरह ऐसी फसलें हैं खाने पीने की वाली, इन्हीं पर ध्यान दिया गया था। फसलें तो बहुत सारी होती है, जैसे कपास है, गन्ने वगैरह है, ठीक है, रबर वगैरह, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। कृषि हरित क्रांति में सिर्फ जो खाद्यान्न वाले फसलें हैं उन पर ही विशेष जोर दिया गया था, ठीक है। तो खाद्यान्न क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई, ये आपको याद रखना है। इससे पहले खाद्यान्न क्षेत्र की स्थिति भारत में खराब थी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ा जीवन निर्वाह कृषि स्वरूप से व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख कृषि स्वरूप का विकास हुआ। ये पॉइंट हमको अच्छी तरह समझना है। जैसे जीवन निर्वाह कृषि का मतलब होता है खुद के जीवन यापन के लिए खेती करते हैं। जैसे मान लो किसान है कोई,
तो उसने जो फसलें पैदा की वो खुद के घर के यूज़ करने में, उसका अनाज अनाज वगैरह जो पैदा हुआ वो सारा घर में यूज़ हो गया, ठीक है। वो उसको बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि, खुद के जीवन यापन के लिए। तो पहले जीवन यापन होती थी भारत में, उसके बाद हरित क्रांति के बाद व्यापारिक और बाजारोन्मुख कृषि होने लगी। मतलब किसान जो पैदा होने लगा अनाज वगैरह, उसको व्यापार करने लग गया, उसका बेचने लग गया, ठीक है, उसको बाजार में। तो इसको बोलते हैं व्यापारिक कृषि या बाजारोन्मुख कृषि। तो इस तरह की कृषि का विकास हुआ भारत में। पंजाब हरियाणा राज्य आप जानते हो फेमस है इस चीज़ के लिए, ठीक है, फसलों के उत्पादन के लिए फेमस है, गेहूँ, खासकर गेहूँ वगैरह के लिए, ठीक है, हरियाणा पंजाब। तो वहाँ पे लोग पैसे वाले हैं, लेकिन पैसे वाले किसान जो है वहाँ के वो पैसे वाले हैं। और राज्यों में हम सुनते हैं व्यापार वगैरह करते हैं, बड़ी बड़ी जॉब वगैरह करते हैं, वो लोग ये कंपनी वगैरह खोलते हैं, वो लोग पैसे वाले होते हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा के लोग क्या है, किसान है, फिर भी वो पैसे वाले हैं। उन्होंने क्या किया, पहले तो खुद के जीवन यापन के लिए करते थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद उन्होंने क्या किया, व्यापारिक और बाजारोन्मुख कृषि ऐसी क्योंकि पैदावार ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा पैदा होगी तो उसको क्या करेंगे, वो बाजारों में बेचेंगे, इस कारण से वो पैसे वाले बन गए, ठीक है। तो ये हरित क्रांति की वजह से हुआ था। अगला पॉइंट है इसमें, नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि में रोजगार कैसे मिला, जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, मशीन वगैरह, ऐसी चीज़ों का यूज़ किया गया कृषि में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को चलाने के लिए, रखने के लिए, ठीक है, उनको सुधारने के लिए कई सारे लोगों को रोज़गार मिल गया, काम मिल गया, काम धंधा मिल गया, ट्रैक्टर वगैरह चलाने के लिए, उनको सुधारने के लिए, ठीक है। और भी जो मशीनें थी, कई प्रकार की, बहुत सारी प्रकार की मशीनें आती है पंजाब हरियाणा में, तो अपने यहाँ तो बहुत कम यूज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह की जो मशीनरी आई, नई प्रौद्योगिकी, मतलब जो नई मशीनरी आई थी, उसको उपयोग करने के लिए तो कई सारे रोज़गार पैदा हुए इससे, ठीक है। ये भी एक इसका फ़ायदा हो गया। हम इसके फ़ायदे देख रहे हैं यहाँ पे। अगला फ़ायदा है इसका, कृषि एवं उद्योग के आपसी संबंधों में मजबूती आई, ठीक है। कृषि एवं उद्योग, तो कृषि में कौन कौन सी चीज़ आती है, कृषि में फसल और पशुपालन दोनों चीज़ें आती है कृषि में, ठीक है। और उद्योग में क्या आते हैं, जो उद्योग कल कारखाने जो है सारे वो उद्योग में आते हैं, ठीक है। दो अलग अलग सेक्टर है भारत की इकोनॉमी के, तो दोनों में आपसी संबंधों में मजबूती आई। आपसी संबंधों में मजबूती कैसे आई, जैसे कृषि में जो उत्पादन हुआ उससे हमने उद्योगों में काम में ले लिया कच्चे माल के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशन में अच्छा हुआ उनका, क्योंकि पहले क्या होता था, हरित क्रांति से पहले कृषि जो होती थी उसको घर के यूज़ में, लोग जो उत्पादन होता था उसको घर के यूज़ में लेते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद उद्योगों के कृषि के बीच में आपसी संबंध मजबूत कैसे हो गए, क्योंकि जो कृषि में उत्पादन अधिक हुआ उसे फिर उद्योगों के लिए भेज दिया, तो वहाँ पर कच्चा माल के रूप में उसको काम में ले लिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक जैसे वनस्पति तेल होता है, आप जो यूज़ करते हो सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए तेल यूज़ करते हो आप, वो आपके बाज़ार में मिलता है। तो वो क्या होता है, कृषि में पैदा होता है वो, ठीक है, कृषि उत्पादन से वो पैदा होता है, और उद्योगों में वो जाता है कच्चा माल के रूप में, और उद्योगों में उससे तेल, वनस्पति तेल उद्योग जो है वो उससे तेल निकालते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो इस तरह से कृषि और उद्योगों के बीच में जो है लिंक जो है वो मजबूत हुआ, ठीक है। ये इसका फ़ायदा हो गया एक। आगे है इसमें कृषि ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि हुई, ठीक है। ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि हुई, ये कैसे हुई, गाँव वाले, मैंने आपको बताया था, लोग अधिकांश खेती करते थे, पहले खेती करते थे जीवन यापन के लिए, ठीक है। लेकिन हरित क्रांति से क्या हुआ, उत्पादन तेज़ी से बढ़ा, ठीक है, पैदावार बहुत तेज़ी से बढ़ी। उससे क्या हुआ, लोगों ने जो अतिरिक्त उत्पादन हुआ, मतलब एक्स्ट्रा जो पैदावार हुई उसको लोगों ने बाजार में बेचा, ठीक है। इससे क्या हुआ, फिर ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि हुई, उनके पास पैसा आया, वो पैसे धीरे धीरे उनकी समृद्धि, ठीक है, समृद्धि में वृद्धि हुई। तथा आगे है इसमें प्रतिव्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। प्रतिव्यक्ति आय मतलब होता है, जैसे भारत है, तो भारत में आपको पता है 1.21 अरब जनसंख्या है, ठीक है। और भारत की जो टोटल इनकम है, सारे लोगों की इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, ठीक है। इनकम तो सब हर किसी का अलग अलग होती है, कितनी आय हर आदमी की, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे पूरे भारत की इनकम कितनी हुई और भारत की जनसंख्या से उसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो एक आदमी की औसत इनकम आ जाएगी, उसको बोलते हैं प्रतिव्यक्ति आय, ठीक है। ये आपको इकोनॉमी में पढ़ने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स में टॉपिक है थोड़ा। लेकिन प्रतिव्यक्ति आय इसमें भी वृद्धि हुई, क्योंकि लोगों की आय बढ़ी, तो लोगों की आय बढ़ी तो पूरे भारत की भी आय बढ़ेगी, क्योंकि वो भारत के निवासी थे, पंजाब हरियाणा वाले लोग भी, ठीक है। इस कारण से भारत की प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी, और वहाँ के जो लोग हैं उनकी खासकर प्रतिव्यक्ति आय बढ़ी थी पंजाब हरियाणा वालों की। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय का मतलब ये है, भारत में जितने भी लोग रहते हैं 1.21 अरब, उनकी सबके मिला के जो आय होती है उसे राष्ट्रीय आय बोल देते हैं, ठीक है। उसमें वृद्धि हुई, और राष्ट्रीय आय में इसमें जनसंख्या भाग दे देते हैं, तो उससे क्या निकलती है, प्रतिव्यक्ति आय निकल जाती है, ठीक है। तो आगे है इसका हरित क्रांति जो है ये हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें इसके नेगेटिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं अब, ठीक है। पॉजिटिव तो हमने देख लिए, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव इफेक्ट क्या है इसके नुकसान क्या हुए हरित क्रांति के, ठीक है।
या फिर इसकी कमी क्या रह गई, हरित क्रांति जो हमने की उसमें कौन कौन सी कमियाँ रह गई। ठीक है, तो ये हम अभी देखेंगे हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव या इसकी कमियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसके नकारात्मक। इसमें पहला पॉइंट है इसमें आय की असमानता में वृद्धि। ठीक है, आय की असमानता में वृद्धि कैसे हुई, मतलब आय की असमानता का मतलब होता है किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, मतलब असमानता अधिक है। एक होती है, दूसरा सभी के पास लगभग बराबर बराबर पैसा है, तो वो समानता हो गई। लेकिन असमानता मतलब किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है आय में। ठीक है, तो आय की असमानता कैसे बड़ी से, क्योंकि जो और राज्य थे, ठीक है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी में 3 राज्य आपको बता दी। इन राज्यों के अलावा जो दूसरे राज्य थे, राजस्थान एमपी है, यूपी, बिहार वगैरह, वहाँ के जो किसान हैं उनको तो क्या हुआ, हरित क्रांति हुई नहीं वहाँ पर, तो उनकी तो आय उतनी रही। और जो पंजाब, हरियाणा वाले इधर एरिया वाले किसान हैं उनकी आय बढ़ गई। ठीक है, दूसरा इसमें क्या हुआ, बड़े किसान और धनी किसान। ठीक है, मतलब इसमें 2 प्रकार के किसान थे। गांव में आपने देखे होंगे कुछ लोग के पास ज़मीन ज़्यादा होती है, पैसे वाले होते हैं, और कुछ लोग गरीब होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के जो किसान थे उनमें अंतर और ज़्यादा बढ़ गया। कैसे बढ़ गया अंतर, मैंने आपको बताया अभी, आय के संबंध में वृद्धि, वो अंतर कैसे बढ़ा दोनों किसानों में। जैसे बड़े किसान थे उन्होंने क्या किया, उनके पास पैसा था तो इसलिए उन्होंने बढ़िया क्वालिटी के बीज खरीद लिए। ठीक है, उर्वरक खरीद लिए। ठीक है, उर्वरक खरीद लिए उन्होंने, और उन्होंने सिंचाई के लिए भी नहर वगैरह से, इंजन वगैरह के माध्यम से उन्होंने पानी भी उनको आसानी से मिल गया। ठीक है, तो इस कारण से उनको तो हरित क्रांति का फायदा मिल गया। लेकिन जो गरीब किसान थे उनके पास ज़मीन कम थी, उनको इसका फायदा नहीं मिला। ठीक है, तो ये नकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति का, कुछ लोगों को इसका फायदा मिला, कुछ को नहीं मिला। ठीक है, इसकी कमी है ये हरित क्रांति की। दूसरा, हरित क्रांति का प्रभाव केवल कुछ ही खाद्य फसलों तक ही सीमित रहा। ठीक है, मैंने आपको बताया फसलें बहुत सारी प्रकार की होती है, जैसे गन्ना, कपास वगैरह। ठीक है, कई सारी फसलें होती है, लेकिन हरित क्रांति जो है इसका फ़ायदा जो मिला वो कुछ ही फसलों को मिला। ठीक है, जैसे गेहूँ है, चावल, मक्का, बाजरा, ये जो खाद्यान्न फसल है इन पर ही सरकार ने जोर दिया, और किसानों ने भी इन्हीं को उपजाया। ठीक है, इनके भाव अच्छे थे, इस कारण से तो सारी फसलों को इसका फ़ायदा नहीं मिला। सारी कृषि की जो फसलें हैं उनको फ़ायदा नहीं मिला, जैसे गन्ना है, कपास वगैरह, ये सारी जो फसलें हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। सिर्फ गेहूँ, चावल, मक्का वगैरह इनको फ़ायदा मिला। ठीक है, अगली इसकी कमी देख रहे हैं हम। इसकी अगली कमी है नई मशीनों के प्रयोग से परंपरागत कृषि औजार निर्माता के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नई मशीन जो आई, ट्रैक्टर वगैरह कई सारी मशीनें आई, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ नए लोगों को काम मिल गया, काम धंधा मिल गया। जैसे ट्रैक्टर चलाने वाले, थ्रेसर चलाने वाले, उन लोगों को नया काम मिल गया। ठीक है, जो जानते थे उनको। लेकिन इससे इसका दूसरा पक्ष देखेंगे हम, जैसे हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव, इसका कमी क्या है इसमें कमी ये थी, जो नई मशीन जब आई तो उससे क्या हुआ, नई मशीन के यूज़ होने से जो पहले परंपरागत तरीके थे खेती करने, जैसे हल वगैरह बनाते थे, बैलगाड़ी वगैरह बनाते थे, जो बढ़ई वगैरह थे, खाती वगैरह, लोहार आदि ये जो लोग थे इनका रोज़गार खत्म हो गया, क्योंकि उनका काम धंधा चौपट हो गया, बैलगाड़ी वगैरह बनना बंद हो गया। और जो औजार थे कृषि की लकड़ी वगैरह के, वो बनने बंद हो गए, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह ने उनकी स्थान ले लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वो बेरोजगार हो गए। तो ये इसकी कमी है, वो लोग, कुछ लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, और जो बेरोजगार हुए उन्होंने क्या किया, फिर शहरों की तरफ पलायन किया, वहाँ से गाँव को छोड़ के शहरों में जाके रहने लगे। तो ये इसकी तीसरी कमी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से जल, वायु व मृदा प्रदूषण में वृद्धि हुई। ठीक है, व मृदा उर्वरकता ह्रास हुआ। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में एनवायरमेंट ज्योग्राफी में पढ़ाया था हरित क्रांति के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, वो नकारात्मक प्रभाव थे पर्यावरण के ऊपर, नेगेटिव इफेक्ट। तो यहाँ भी वही है सारे। ठीक है, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं हम। ऊपर तो हमने देखे थे इकोनॉमी पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, यहाँ हम देख रहे हैं पर्यावरण के ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थी ये लाइन। ठीक है, इससे जल प्रदूषण हुआ, पानी में जो उर्वरक जो है वो जाके पानी में मिल गए, उससे पानी खराब हो गया। वायु में प्रदूषण हुआ, क्योंकि जो फसलें वगैरह जलाई लोगों ने, जो अवशेष थे फसलों के पैदा करने के बाद उसको जलाना शुरू कर दिया, तो उससे वायु खराब हो गई। ठीक है, मृदा प्रदूषण हुआ इससे, क्योंकि जो ज़्यादा उर्वरक को यूज़ करने से, यूरिया वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं मृदा में, तो मृदा धीरे धीरे खराब होना शुरू कर देती है। उत्पादन तो उससे ज़्यादा होती है, फसलें पैदा ज़्यादा होती है, लेकिन उससे मृदा की जो उत्पादकता वो कम होती जाती है धीरे धीरे, बाद में जाके 10-15 साल बाद में जाके वो खराब हो जाती है मृदा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये इसके नेगेटिव इफेक्ट है पर्यावरण के ऊपर। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, भारत में हरित क्रांति के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। इस तरह से आ सकता है, या भारत में हरित क्रांति पर लेख लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको लिखना है। इसका एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे भारत में दूसरी हरित क्रांति या सदाबहार हरित क्रांति। ठीक है,
एक वर्ड आता है भारत में द्वितीय हरित क्रांति या सदाबहार हरित क्रांति। तो आप जो हरित क्रांति का आंसर लिखोगे क्वेश्चन का, उसमें आपको क्या करना है, उसमें लास्ट में निष्कर्ष लिखोगे, उसमें आपको इसका उल्लेख करके आना है, द्वितीय हरित क्रांति का और ये सदाबहार हरित क्रांति का, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो नहीं पूछा लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए ये क्या थी, ठीक है। और इसका आपको लिख के भी आना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये करंट की है, करंट की चीज़ है, ठीक है। ये क्या है द्वितीय हरित क्रांति, इसको मैं आपको बता देता हूँ, भारत में दूसरी हरित क्रांति क्या थी। ये उसी क्वेश्चन का आंसर में आपको लिखना है, सिलेबस में डायरेक्टली तुम्हारे नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसमें जो कमियां रह गई थी, मैंने आपको बताई थी कमियां, नकारात्मक प्रभाव, उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने और जो प्रयास किए गए उन्हें हम द्वितीय हरित क्रांति बोलते हैं, ठीक है। 1990 के दशक में द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा का विकास हुआ। इसे द्वितीय हरित क्रांति या एवरग्रीन हरित क्रांति, मतलब सदाबहार हरित क्रांति, जैसी हमेशा चलती रहे ऐसी क्रांति। वो क्रांति देखो 5 साल में खत्म हो गई थी, मतलब, ठीक है। ये क्रांति ऐसी है, इसमें हमेशा सुधार, सरकार गवर्नमेंट सुधार करती रहती है, ठीक है। कृषि में हमेशा सुधार करती रहेगी गवर्नमेंट आगे भी, तो इसे सदाबहार हरित क्रांति बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या सुधार किया गया, मैं आपको 2-3 लाइनों में बता देता हूँ। जैसे इसमें सुधार क्या किया गया है, इसमें सुधार किया गया, पहला तो कुछ राज्य जो थे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनके अलावा जो बहुत से राज्य और दूसरे, उस वहाँ पर हरित क्रांति पहले हुई नहीं थी, तो उन राज्यों में भी हरित क्रांति को पहुँचाया गया, ठीक है, दूसरी हरित क्रांति के अंतर्गत। इसके अलावा जो छोटे किसान थे उनको भी उनकी सहायता की गई, गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी दी, उनको, ठीक है, उनको कुछ पैसों के माध्यम से उनको सहायता की, जिससे वो उर्वरकों को यूज़ कर सकते, सिंचाई का यूज़ कर सके, ठीक है। तो वर्तमान में आप देख भी रहे हो, सारे किसानों को सब्सिडी मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं सरकार से, तो ये सरकार ने इसके अंतर्गत किया गया था काम, ठीक है। इसमें और भी सुधार थे कई सारे, जो नई नई फसलों के बीज है उनका विकास किया गया, ठीक है। और भी फसलों का, इसमें सारी जो फसलें हैं, गेहूँ चावल के अलावा और भी जो फसलें हैं उनमें भी सुधार किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको निष्कर्ष लास्ट में लिख के आना है, भारत में दूसरी हरित क्रांति के बारे में आपको थोड़ा सा लिख के आना है। इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म हो गया।